टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 41, अगला संबंध बोनस अध्याय। अल्फा ने फिर से हमला किया और एलिस्टर ने उसका सामना किया। वह उसके वार के नीचे झुक गया और अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पर वार किया। घाव से खून बहने लगा, पंजे गहरे चुभ गए और भेड़िया लड़खड़ाता हुआ चिल्लाया। एलिस्टर ने हमला जारी रखा और लगातार वार करता रहा। जैसे जैसे उनकी लड़ाई तेज होती गई, उनके आसपास का मलबा उनकी ताकत के नीचे फटता गया। एलिस्टर एक ढहती हुई संरचना से दूसरी पर कूदता रहा और अल्फा को असंतुलित रखने के लिए इलाके का इस्तेमाल करता रहा। उसने उसके बगल में एक शक्तिशाली किक मारी जिससे वह दीवार से टकरा गया। अल्फा उठ खड़ा हुआ, उसके घावों से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लड़ाई से भरी हुई थीं। वह चीखा, जिसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। एलिस्टर ने खुद को तैयार किया, उसके दस्ताने तैयार थे। अंतिम संघर्ष गति का धुंधलापन था। अल्फा के हमले पंजे और दांतों के बवंडर थे, प्रत्येक वार संभावित मौत का झटका था। एलिस्टर अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा, उसका शरीर चकमा देते हुए और पलटवार करते हुए धुंधला हो गया। उसने अपने हाथ पर पंजा कटने का एहसास किया, दर्द तेज था। नोटिस, रक्त उपचार सक्रिय। नोटिस, रक्त हेरफेर सक्रिय। घाव ठीक होते ही उसके हाथ से भाप उठने लगी। एलिस्टर ने अपने दांत पीसते हुए भेड़िए पर ध्यान केंद्रित किया। वह उछला, उसके पंजे अल्फा के गले पर निशाना साधे। भेड़िया उस पर झपटा, लेकिन वह हवा में ही मुड़ गया, उसके पंजे उसकी गर्दन को चीरते हुए निकल गए। अल्फा लड़खड़ा गया, घाव से खून बह रहा था। जमीन पर गिरने से पहले उसने आखिरी बार एक विद्रोही चीख निकाली। एलिस्टर भारी होकर गिरा, उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें गिरे हुए अल्फा से कभी नहीं हटीं। जानवर का शरीर स्थिर पड़ा था, उसकी आंखें जीवन छोड़ते ही धुंधली हो गईं। नोटिस, अल्फा समाप्त हो गया। खिलाड़ी को खोज पूरी करने के लिए बधाई। सिस्टम ने सारी लूट की कटाई शुरू कर दी है। इनाम, सैंड ड्रैकोनिक समनिंग कंडिट प्राप्त किया गया। स्तर ऊपर। नोटिस, हल्की स्थायित्व का उपयोग किया गया, हथियार टूट गया। जैसे ही सिस्टम ने नोटिस दिया, गॉन्टलेट्स में दरारें पड़ गईं और फिर वे तुरंत टुकड़ों में बिखर गए। लगता है गॉन्टलेट्स के लिए बस इतना ही है, लेकिन मैं वास्तव में बहुत हैरान हूँ। वे केवल ई रैंक हथियारों के लिए वास्तव में अच्छी तरह से टिके रहे। एलिस्टर ने राहत महसूस करते हुए सिस्टम विंडो पर नजर डाली। वह सिंडर की ओर मुड़ा, जिसने बहुत पहले ही बचे हुए भेड़ियों को खत्म कर दिया था और अपनी आंखों में गर्व भरी नज़र से सब कुछ देख रही थी। अच्छा किया, मेरे स्वामी। एलिस्टर ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी। धन्यवाद, सिंडर, यह मेरी अपेक्षा से ज्यादा कठिन था। उसने अपनी सांस को संभालने के लिए एक पल लिया। हालांकि वह लेवल अप करने के कारण तुरंत ठीक हो गया था, फिर भी वह थका हुआ था। उसकी त्वचा से अभी भी भाप निकल रही थी, जो उस पर युद्ध के दौरान हुए नुकसान का संकेत था, और शायद उसके ड्रैकोनिक खून के कारण। ध्यान दें, ये पता चला है कि खिलाड़ी के पास रेड ड्रैकोनिक समन नाली है। क्या खिलाड़ी ड्रैगन को बुलाना चाहता है? एलिस्टर ने एक आह भरी, फिर कहा, हाँ। अब मन का क्षेत्र खोल रहा है। उसके चारों ओर की दुनिया फीकी पड़ गई, और एलिस्टर ने खुद को अपने मन के क्षेत्र में खड़ा पाया, उसके सामने खड़े विशाल ड्रैकोनिक दरवाजे के साथ। लेकिन बुलाने से ठीक पहले सिस्टम ने एक और सूचना दी। डिंग, एक अधिपति मामले को अपने हाथों में ले लेता है, पूरी तरह से अपनी ताकत और अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए। मिनी क्वेस्ट, सिस्टम ने खिलाड़ी को उनके पहले बुलाने में सहायता की। अब खिलाड़ी को बिगिनर गाइड टू समनिंग रैंकी की मदद से ऐसा करना होगा। मैं सोच रहा था कि मैं इसे कब खोल पाऊंगा, लगभग सोचने लगा था कि यह बिल्कुल बेकार होने वाला है, एलिस्टर ने सोचा और उसने अपने जबड़े के नीचे अपना हाथ रखा। सिस्टम ने एक विंडो खोली जिसमें बिगिनर गाइड टू समनिंग की सामग्री प्रदर्शित हुई। एलिस्टर ने अपने विचारों में पढ़ा, ड्रैगन चरमपंथी प्राणी हैं और कभी कभी चरम भावनाएं भी, क्योंकि वे जो कुछ भी अच्छा करते हैं उस पर गर्व करते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके दिमाग में किस भावना को सबसे आगे रखना है। ड्रैगन को बुलाते समय ये जानना महत्वपूर्ण है कि बुलाने में किस तरह की भावना को शामिल किया जाए, क्योंकि यह ड्रैगन के व्यक्तित्व की आधारशिला होगी। एलिस्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा, भावनाएं, हो क्या ये वास्तव में समझ में आता है? मुझे सिंडर को बुलाते समय कोई तीव्र भावना महसूस नहीं हुई। गाइड ने एलिस्टर को निर्देश दिया कि वह बुलाने वाली नली को कसकर पकड़ें और उसके माध्यम से अपने मन और भावना को प्रवाहित करें, और बुलाना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है कि यह नियमित समन से बिल्कुल अलग है, जिसके लिए एक चक्र की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसके बजाय अपने हाथ में नाली पकड़नी होगी। फिर एलिस्टर ने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में विशाल दरवाजों पर नजर डाली, जैसे कि विचारों में खोया हुआ हो। इन्वेंट्री, एलिस्टर ने पुकारा। फिर उसने रेत की समन नाली को बाहर निकालने के लिए अपनी इन्वेंट्री में हाथ डाला। ये सुनहरी रेत का एक क्रिस्टलीकृत टुकड़ा लग रहा था। यह इतना अजीब लग रहा है कि कोई लगभग सोच सकता है कि यह किसी तरह का हीरा है।
एलिस्टर ने बड़बड़ाते हुए वस्तु को एक अलग कोण से देखने के लिए घुमाया। भावना, है न? एलिस्टर ने सोचा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखों के सामने मियू की मुस्कुराहट की एक याद कौंध गई। उसने अपना मन और जो भी भावना थी उसे नाली में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसका पीला रंग का मन उसके हाथ से होकर समन नाली में प्रवाहित हुआ, जिससे वह धीरे धीरे चमकने लगा। नाली से दरवाजे तक एक विशाल किरण निकली और ड्रैगन की खोपड़ियां चमक उठीं, क्योंकि नाली धीरे धीरे विघटित हो गई जब तक कि विस्फोट बंद नहीं हो गया। विशाल पत्थर के दरवाजे एक सुनहरे रंग में बदल गए, ऐसा लग रहा था जैसे वे रेत से बने हों। और फिर वे धीरे धीरे खुले, उसी तरह की चकाचौंध भरी रोशनी के साथ जैसे पहली बार मैं रिस रही थी। अचानक एक आवाज़ गूंजी, जो लोग खुद को मेरा स्वामी कहना चाहते हैं। ये गूंज उठी, निश्चित रूप से बुद्धि की परीक्षा आपकी श्रेष्ठता साबित करने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए। चमकती रोशनी फीकी पड़ने से पहले तेज हो गई, जिससे विशाल दरवाजे खुले हुए दिखाई दिए। एक शानदार ड्रैगन, जिसके तराजू बेहतरीन रेगिस्तानी सोने की तरह चमक रहे थे, खुलने से निकला। इसकी गहरी नीली आंखें विशाल और ज्ञान से भरी हुई लग रही थीं। वे अपनी गहराई में घूमते हुए ब्रह्मांड को समेटे हुए लग रही थीं। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक सैंडस्टॉर्म ड्रैगन टेरा वॉन आर्चीवॉर्ड बी रैंक को बुलाया है। अध्याय 42 पहेलियां। लेकिन सिंडर के विशाल आकार के विपरीत ये ड्रैगन काफ़ी छोटा था, लेकिन कम भव्य नहीं था। वास्तव में इसके तराजू इसे राजसी जैसा दिखाते थे, क्योंकि यह शक्ति और ज्ञान की आभा भी देता था। बुद्धि की परीक्षा। मेरा मानना है कि सिंडर की परीक्षा शक्ति की परीक्षा थी, है न? या कम से कम कुछ ऐसा ही। क्या ये हर ड्रैगन के साथ ऐसा ही होगा जिसे मैं बुलाऊंगा? उनमें से प्रत्येक के लिए किसी तरह की परीक्षा। ड्रैगन ने अपनी नज़रें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने एलिस्टर के भीतर कुछ देखा, कुछ जाना पहचाना। हालांकि उसके तराजू के कारण कोई मुश्किल से बता सकता था। ड्रैगन मुस्कुराया। सैंडस्टॉर्म ड्रैगन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। उसकी आवाज़ एक गहरी गड़गड़ाहट थी। आपने शुरुआती परीक्षा पास कर ली है। हालांकि एक सच्चा गुरु न केवल मजबूत होता है बल्कि बुद्धिमान भी होता है। क्या आप मन की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे 3 पहेलियां पूछूंगा, और यदि आप, युवा लड़के, उन सभी का सही उत्तर देते हैं तो मैं अपनी पूर्ण निष्ठा की प्रतिज्ञा करूंगा। सिस्टम अचानक एलिस्टर के सामने एक खोज अधिसूचना के साथ प्रकट हुआ। मिनी क्वेस्ट, एक अधिपति का दिमाग उसके शरीर जितना ही तेज है। सैंडस्टॉर्म ड्रैगन टेरा वॉन आर्चीवॉर्ड ने आपको अपनी बुद्धि साबित करने के लिए चुनौती दी है। वह आपसे 3 पहेलियां पूछेगी, और यदि आप उनका सही उत्तर देते हैं तो वह अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करेगी। एक और महिला, उसकी रैंक सिंडर से कम क्यों है? खिलाड़ी को नोटिस। टेरा की रैंक भावना की तीव्रता और खिलाड़ी द्वारा उसे बुलाने में लगाए गए मैना की मात्रा का प्रतिबिंब है। मुझे लगा कि आपने कहा कि मुझे जो भावना महसूस होती है वह केवल उसके व्यक्तित्व के लिए जिम्मेदार है, उसकी ताकत के लिए नहीं। नोटिस। साथ ही ये तथ्य भी कि खिलाड़ी ने इस प्रक्रिया में अपनी सभी बुलाने की शक्ति और मैना का उपयोग नहीं किया। तथ्य यह है कि खिलाड़ी सचेत है, इसका स्पष्ट संकेत है। सिस्टम के शब्दों को सुनकर पहली बार बुलाने के बाद का क्षण एलिस्टर की आंखों के सामने घूम गया। वह समय जब सिस्टम ने उसे सूचित किया था कि उसकी सारी बुलाने की शक्ति और मन का उपयोग किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वह तुरंत बेहोश हो गया। लगता है कि आप सही हैं। लेकिन सिस्टम, वह किस भावना का प्रतिनिधित्व करती है? जिज्ञासा। जैसे ही एलिस्टर ने सिस्टम के शब्द सुने, मियू की मुस्कुराहट का वह पल फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गया। मुझे लगता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूं कि वह कैसे काम कर रही है, इस तरह की मुस्कान ला रही है, भले ही वह अंदर से कैसा महसूस कर रही हो। ड्रैगन की गहरी नीली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी नज़र एलिस्टर के चेहरे पर संदेह की झलक देख रही थी। बेटा, क्या तुम्हें चुनौती में कोई दिलचस्पी नहीं है? तुम बहुत शांत लग रहे हो। एलिस्टर हल्की मुस्कान के साथ वास्तविकता में वापस आ गया। मुझे माफ़ कर दो, टेरा, उसने कहा। मैं बस विचारों में खोया हुआ था। उसने अपना आसन सीधा किया। अब उसकी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दे रही थी। आह, ठीक है, हम कहाँ थे? तुम एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी के साथ मेरी बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हो, है न? तो फिर आगे बढ़ो। मैं भले ही ऐसा न दिखूं, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा दिमाग है जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ड्रैगन की नज़र और भी सिकुड़ गई। उसके सुनहरे तराजू ने मन की जगह की कोमल ब्रह्मांडीय चमक को पकड़ लिया। एक साहसिक दावा, बेटा, लेकिन यहाँ शेखी बघारने का कोई महत्व नहीं है। मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्यों परखता हूँ, और सभी ड्रैगन अपने संभावित स्वामियों को क्यों परखते हैं? एक ड्रैगन केवल एक ग्रेटर के सामने झुकता है, डर के मारे नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि उनके कथित स्वामी अपने जीवन काल में किस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ऐसा कहा जा रहा है, एक स्वामी से परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं की जाती है, अन्यथा उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें क्षमता होनी चाहिए। और इसलिए मैं भी उस तथ्य की पुष्टि करने के लिए आगे आऊँगा।
अब मैं एक छोटी सी पहेली पूछूंगा, ध्यान से सुनो और अच्छी तरह से सुनो। मेरे पास कोई आवाज़ नहीं है, फिर भी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, फिर भी मैं दुनिया की यात्रा कर सकता हूँ। मेरे पास कोई जीवन नहीं है, फिर भी मैं युद्ध छेड़ सकता हूँ और साम्राज्य बना सकता हूँ। मैं क्या हूँ? एलिस्टर ने अपनी ठुड्डी को खरोंचा और उसने अपनी भौहों को एकाग्र करते हुए सिकोड़ा। ओह, यह एक कठिन सवाल है। उसने सोच समझकर अपने जबड़े के नीचे हाथ रखते हुए बुदबुदाया। टेरा से एक जोरदार हंसी निकली, जिसने मन के दायरे को हिलाकर रख दिया। पहले ही हार मान ली है, बेटा, एलिस्टर ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। अभी चुनौती को स्वीकार करना आत्मसमर्पण करने के समान नहीं है। ये पहेली वास्तव में एक पेचीदा पहेली है। वह रुका, फिर मुस्कुराया और अपनी नज़रें सिकुड़ते हुए बोला, लेकिन जवाब मेरे लिए असंभव नहीं है। जवाब एक विचार है। कैसे? टेरा ने पूछा, ये देखना चाहता था कि क्या एलिस्टर अपने जवाब के बारे में पूरी तरह से निश्चित है। एलिस्टर ने अपनी आवाज़ में आत्मविश्वास के साथ समझाया, विचारों की कोई आवाज़ नहीं होती, फिर भी प्रभावित करने की उनकी शक्ति बहरा कर देने वाली हो सकती है। वे दुनिया भर में घूमते हैं, फुसफुसाते हैं और गीतों के जरिए संस्कृतियों और नियति को आकार देते हैं। हालांकि विचारों में जीवन नहीं होता, लेकिन वे युद्धों को भड़का सकते हैं जो राष्ट्रों को खा जाते हैं और ऐसे साम्राज्यों के निर्माण को प्रेरित करते हैं जो सहस्राब्दियों तक टिके रहते हैं। टेरा की गहरी नीली आंखें स्वीकृति के भाव से चमक उठीं। एक सुविचारित उत्तर, बेटा, तुम एक तेज दिमाग का प्रदर्शन करते हो। हम ड्रैगन शक्तिशाली हैं, लेकिन एक सुविचारित विचार से सबसे मजबूत जानवर भी गिर सकते हैं। एलिस्टर के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान देखी जा सकती थी। पहली पहेली का उत्तर देने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा था। टेरा, हालांकि, अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आवाज़ गूंज उठी। बहुत बढ़िया, बेटा, तुम्हारे पास एक तेज बुद्धि है। अब दूसरे प्रश्न के लिए थोड़ा और जटिल। मैं हमेशा आता रहता हूँ लेकिन कभी नहीं पहुँचता। मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ लेकिन कभी यहाँ नहीं आता। मैं हमेशा चलता रहता हूँ लेकिन कभी यात्रा नहीं करता। मैं क्या हूँ? पहेली हवा में लटकी हुई थी, एलिस्टर के लिए एक पहेली जिसे सुलझाना था। पहली पहेली विचारों की अमूर्त शक्ति पर केंद्रित थी, लेकिन ये पहेली ज्यादा अमूर्त लगी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव उभर आया। जब वह टेरा की दूसरी पहेली के बारे में सोच रहा था। पहली पहेली ने अवधारणाओं की उसकी समझ का परीक्षण किया था, लेकिन ये पहेली असंभव सी लगी। हमेशा आते रहते हैं लेकिन कभी नहीं पहुंचते। उसने मन के दायरे में एक छोटा सा घेरा बनाते हुए बुदबुदाया। हमेशा मौजूद रहते हैं लेकिन कभी यहाँ नहीं। मिनट हमेशा के लिए खींचते चले गए, जब तक कि एलिस्टर ने आखिरकार कहा, समय। एक दिलचस्प प्रयास, लड़के, टेरा ने कहा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एलिस्टर ने अपने माथे पर पसीने की एक बूंद महसूस की। 2 और गलत उत्तर, और चुनौती समाप्त हो गई। टेरा ने कहा और आगे झुक गई, उसकी नज़र संकुचित हो गई। अध्याय 43, एक और ड्रैगन। एलिस्टर की आंखों से पहले वाला आत्मविश्वास गायब हो गया। उसने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया, अपनी याददाश्त में किसी भी ऐसी जानकारी को खोजने की कोशिश की जो कुंजी हो सकती थी। शायद एक विचार। टेरा की गहरी आवाज़ गूंजी, उसके स्वर में निराशा का स्पर्श था। फिर से गलत, लड़का, तुम्हारे पास एक आखिरी प्रयास है। एलिस्टर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर से पहेली की कल्पना की। हमेशा आ रहा है लेकिन कभी नहीं पहुंच रहा है। हमेशा मौजूद है लेकिन कभी नहीं। उसे बॉक्स के बाहर सोचने की ज़रूरत थी। इन सभी विरोधाभासी विवरणों में क्या फिट हो सकता है? अचानक कुछ क्लिक हुआ। उसकी आंखें खुल गईं, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। भविष्य, ये हमेशा आ रहा है लेकिन ये कभी वास्तव में नहीं आता है। ये हमेशा मौजूद है, हवा में लटकी एक संभावना है, लेकिन यह अभी तक यहाँ नहीं है। और निश्चित रूप से, ये हमेशा आगे बढ़ रहा है, लगातार वर्तमान बन रहा है, लेकिन कभी भी वास्तव में कहीं नहीं जा रहा है। टेरा की नीली आंखें सम्मान से चमक उठीं। वास्तव में, बेटा, उसने कहा, उसकी आवाज़ में गर्मजोशी का स्पर्श था। भविष्य, एक उपयुक्त उत्तर। तुम न केवल मजबूत हो बल्कि तेज दिमाग वाले भी हो। अब आखिरी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण भी, मेरी हमेशा ज़रूरत होती है लेकिन कभी जल्दबाजी नहीं होती। मैं हमेशा एक गुण हूँ लेकिन कभी बर्बाद नहीं होता। मैं हमेशा शांत रहता हूँ लेकिन कभी जल्दबाजी नहीं करता। और मेरे बिना, विचार और भविष्य सब व्यर्थ हो सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक शासक को वह मिलेगा जो वह चाहता है। मैं क्या हूँ? एलिस्टर ने अपनी ठुड्डी को सहलाया, गहराई से सोचते हुए। पहेली हवा में लटकी हुई थी, एलिस्टर के लिए एक पहेली जिसे सुलझाना था। यह विचारों की क्षमता और भविष्य की अनिश्चितताओं दोनों को नेविगेट करने के लिए आवश्यक गुण की बात करता था। उसने अपनी भौं सिकुड़ी, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव।
कुछ जरूरी है लेकिन कभी जल्दबाजी नहीं, जिसका अर्थ है कि इसका अस्तित्व महत्वपूर्ण है लेकिन इसे कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। एक ऐसा गुण जो कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता, चाहे परिदृश्य कुछ भी हो। इसके बिना विचार और भविष्य फलित नहीं हो सकते। सावधानीपूर्वक योजना बनाने से हमेशा योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित किया जा सकता है। टेरा में शासक को शामिल करने से यह संकेत मिलता है कि यह ऐसी चीज़ है जो हर शासक के पास होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसके बिना किसी को शासक नहीं माना जा सकता। यह कोई मुकुट नहीं है, क्योंकि सभी शासक मुकुट नहीं पहनते। नहीं, यह कोई हथियार या उपकरण है। विचारों और भविष्य की तरह ये कुछ गैर भौतिक होना चाहिए, और यह कुछ ऐसा है जो किसी के पास हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह मन की स्थिति या मानसिक गुण है। विचार, भविष्य दोनों को सावधानीपूर्वक संभालने और योजना बनाने की आवश्यकता होती है। दबाव में लिए गए निर्णय संसाधनों की बर्बादी और खराब तरीके से क्रियान्वित योजनाओं का कारण बन सकते हैं। लेकिन किस गुण ने एक नेता को स्थिर हाथ से अज्ञात को नेविगेट करने की अनुमति दी? उसने टेरा की गहरी नीली आंखों में देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। धैर्य, एलिस्टर ने धीरे से कहा। धैर्य वह है जिसकी आपको तलाश है। दबाव में काम करने वाला शासक किसी विचार को त्रुटिपूर्ण वास्तविकता में बदल सकता है, या अनिश्चित भविष्य के डर के आधार पर निर्णय ले सकता है। धैर्य एक नेता को विचारों को पोषित करने, भविष्य के लिए योजना बनाने की अनुमति देता है, बिना इसके अज्ञात से घिरे हुए। यह उन्हें सही अवसर को जब्त करने की अनुमति देता है, न कि पहले अवसर को। टेरा की आंखों में संतुष्टि का भाव देखा जा सकता था। वास्तव में, बेटा, एक माली की तरह धैर्य, जो अपनी फसल की देखभाल करता है, एक ऐसा गुण है जो किसी भी सच्चे शासक में होना चाहिए। आपने न केवल मेरी पहेलियों का सही उत्तर दिया है, बल्कि आपने नेतृत्व करने की बुद्धि का भी प्रदर्शन किया है। आप मेरे स्वामी बनने के योग्य हैं। अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूँ, युवा स्वामी, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? टेरा ने पूछा, बोलते समय उसका स्वर शांत और संतुलित था। यह एलिस्टर है, एलिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। टेरा उसके शब्दों पर मुस्कुराए। एलिस्टर वास्तव में एक बुद्धिमान शासक के लिए एक अद्भुत नाम है। टेरा ने धीरे से अपना सिर झुकाया और उसकी आवाज़ एक बार फिर गूंजी। टेरा उत्तराधिकारी को अपना सम्मान देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एलिस्टर की दृष्टि अचानक वापस खुल गई। रेगिस्तान की चांदनी उसकी पलकों को भेद रही थी। उसने खुद को रेत पर लेटा हुआ पाया, थका हुआ महसूस कर रहा था। पहली चीज जो उसने देखी वह सिंडर का विशाल रूप था जो ऊपर मंडरा रहा था। उसकी लाल आंखें चिंता से भरी हुई थीं। मेरे स्वामी, तुम गिर गए। मुझे लगा कि शायद युद्ध ने तुम्हें उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जितना तुमने सोचा था। विशालकाय ड्रेक ने धीरे धीरे पीछे हटे हुए एलिस्टर को संभलने के लिए कुछ जगह दी। उसका दिमाग अभी भी धुंधला था, दिमाग के अवशेष मकड़ी के जाले की तरह उससे चिपके हुए थे। आह सिंडर, उसने बुदबुदाते हुए कहा, सम्मन के प्रभाव को दूर करते हुए। चिंता मत करो, ऐसा लगता है कि मैंने खुद को थोड़ा ज्यादा ही धकेल दिया। जब वह मन के दायरे में वापस आया था, तब उसने अपने भौतिक शरीर को थकावट के कारण हारते हुए भी नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि सम्मन करने से मैं बेहोश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा चेतन मन के दायरे में प्रवेश करता है। मैंने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह पहली बार अस्पताल के आराम में हुआ था। इसका मतलब है कि जब भी मैं सम्मन करता हूँ, तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। मुझे युद्ध की गर्मी में कभी भी ऐसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। या शायद अगली बार मैं सिंड की तरह एक ड्रैगन को निगरानी में रखूंगा। मैं आपको चिंता में डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, उसने एक कमज़ोर मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता है कि मैं एक और सम्मन कर रहा था। सिंड की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक और सम्मन, एक और ड्रैगन। एलिस्टर ने थकावट महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। अब समझाने का समय नहीं है सिंड, मुझे आराम करने की ज़रूरत है। कृपया वापस आ जाओ। समझ गया मेरे प्रभु, उसने अपना विशाल सिर सम्मानपूर्वक झुकाते हुए उत्तर दिया। उसका शरीर चमक उठा, धीरे धीरे छोटी छोटी लाल रोशनी के टुकड़ों में घुल गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। अकेला रह गया। एलिस्टर ने सिस्टम को आवाज़ दी। ठीक है सिस्टम, मैंने खोज पूरी कर ली है, मुझे घर ले चलो। सिस्टम अचानक एक संदेश के साथ प्रकट हुआ। गेट खोलना। कुछ ही कदम दूर एक चमकती हुई पीली दरार वास्तविकता के ताने बाने को चीरती हुई चली गई। एक आह भरते हुए एलिस्टर ने खुद को अपने पैरों पर धकेला। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। यार, मैं थक गया हूँ, एलिस्टर ने अपनी बाहें फैलाते हुए और फिर उन्हें घुमाते हुए कहा। लगता है कि आज रात सारा खाना पूरी तरह जल गया। लगता है मुझे वापस आने पर कुछ और बनाना पड़ेगा। वह दरार की ओर चला गया। उसके दिमाग में गर्म बिस्तर और अच्छे खाने का ख्याल भर गया। जैसे ही वह पोर्टल से अंदर गया, उसके चारों ओर का कठोर रेगिस्तानी परिदृश्य गायब हो गया। उसकी जगह उसके आरामदायक अपार्टमेंट का परिचित नज़ारा दिखाई दिया। अध्याय 44, समनकर्ता की दौड़। अगली सुबह सूरज उग आया, जो महानगर को गर्म सुनहरी रोशनी में नहला रहा था।
रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य सिम्फनी चल रही थी। होवर वाहन हवा में तेजी से उड़ रहे थे, लोग चहल पहल वाले फुटपाथों पर तेजी से चल रहे थे और आरामदायक रेस्तरां से ताज़े रेमन की खुशबू आ रही थी। लेकिन सामान्यता की सतह के नीचे उत्साह की एक धारा फूट रही थी। आमतौर पर उच्च स्तरीय संचालन के लिए आरक्षित, चिकने, गिल्ड चिन्हित होवर वाहनों का झुंड सुबह के ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाता हुआ निकल रहा था। उत्सुक नागरिक अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर इशारा करते हुए और फुसफुसाते हुए बोल रहे थे। क्या आपको लगता है कि वे एक ही जगह जा रहे हैं? एक चमकीले गुलाबी बॉब वाली महिला ने नमक और काली दाढ़ी वाले एक कर्कश दिखने वाले आदमी से पूछा। सबसे अधिक संभावना है, आदमी ने अपनी टोपी को ठीक करते हुए कहा। अफवाह है, ये सब उस नए समनकर्ता के लिए है जिसने ड्रेक को बुलाया था। छात्रों का एक समूह उत्साह से आसपास ही गूंज रहा था। क्या सच में? नारंगी रंग के नुकीले बालों वाला एक लड़का चिल्लाया। सभी शीर्ष गिल्ड किसी अनजान व्यक्ति के लिए आमने सामने हो रहे हैं। यह एक लड़ाई होने वाली है। सड़क के उस पार, माथे पर पसीना लिए एक आदमी ने एक टूटी फूटी होवर वैन के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रखा था। उसके बगल में, आंखों में गंभीर चमक लिए एक युवती ने एक घिसा पिटा होलोग्राफिक नोटपैड पकड़ा हुआ था। यही है, माया, आदमी ने कर्कश स्वर में कहा। वह हताश लग रहा था। हमारा आखिरी मौका। अगर वे अफवाहें सच हैं तो हमें किसी और से पहले वहां पहुंचना होगा। उनके नाम कंजी और माया थे, जो संघर्षरत मेगा सिटी टाइम्स के अनुभवी रिपोर्टर थे। लगातार खराब किस्मत और समय सीमा चूकने के कारण वे बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए थे। ये एक रहस्यमय युवा समनकर्ता और एक महान ड्रेक से जुड़ी सबसे बड़ी स्टोरी मेगा सिटी थी जो मैंने वर्षों में देखी थी। यह उनकी नौकरी सुरक्षित करने और शायद शीर्ष पर चढ़ने का मौका था। हम देर से आने का जोखिम नहीं उठा सकते, कंजी, माया ने कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ लग रही थी। अगर शीर्ष गिल्ड सभी उसके लिए होड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह असली सौदा है। ये कहानी हमें शीर्ष पर पहुंचा सकती है। कंजी ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी मुट्ठी पटकी, उत्साहित महसूस करते हुए उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम सही हो, माया। हम इसे मिस नहीं कर सकते। चलो वह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं। अचानक तेजी के साथ उनकी टूटी फूटी वैन ट्रैफिक के बीच से निकल गई। अपने सपनों की नौकरी को पाने की हताश आशा और मैंने अब तक देखी गई सबसे हॉट स्टोरी मेगा सिटी को कैप्चर करने का मौका। ब्लू सील्स गिल्ड के चिकने क्रोम होवर वाहन में हवा इतनी घनी थी कि कोई भी व्यक्ति लगभग घुट सकता था। एरिया, उसकी मुद्रा कठोर और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने विंडशील्ड पर प्रक्षेपित होलोग्राफिक मानचित्र के माध्यम से एक नज़र डाली। एरिक्स, उसने कहा, उसकी आवाज़ कटी हुई थी। मैं बर्सिकर गिल्ड के वाहन से संबंधित एक वाहन आईडी हस्ताक्षर उठा रही हूँ। वे हमारी स्थिति के करीब पहुँच रहे हैं। एरिक्स, उसके लाल बाल गहरे चमड़े की सीट के खिलाफ एक जंगली अयाल की तरह थे, आह भरते हुए बोला। उफ, आंकड़े, हम शायद पहले से ही आगे निकल गए हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। शायद, एरिया ने शुरू किया, उसकी आवाज़ में थोड़ी हिचकिचाहट थी। आपको कल मेरे द्वारा सुझाई गई रणनीति पर विचार करना चाहिए था। एरिक्स ने उपहास किया। उसके अपार्टमेंट के बाहर पार्क करें और भोर का इंतजार करें। आर्या, चलो। इससे ब्लू सील्स हताश दिखेंगे, भूखे गिद्धों की तरह किसी बच्चे के घर के आसपास मंडराते हुए। इसके अलावा, कौन जानता था कि तुम में इतनी कायरतापूर्ण रणनीति प्रस्तावित करने की क्षमता है। आर्या अचानक गंभीर हो गई, उसकी कठोर अभिव्यक्ति और भी कठोर हो गई। कायरता का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दक्षता और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को कम करने के बारे में है। एरिक्स ने ठहाका लगाया, उसके गंभीर भाव को हल्का करते हुए एक मनोरंजक भाव। ठीक है, आर्या, तुम और तुम्हारी शानदार दक्षता, उसने अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए कहा। लेकिन मान लो, क्या यह एक मज़ेदार दृश्य नहीं होता? कल्पना करो कि अगर वह अपने स्पष्ट परिसर के सामने खड़ी ब्लू सील्स होवरक्राफ्ट को देखकर जागता तो बच्चे के चेहरे पर क्या भाव होता? आर्या ने उसे एक गहरी नज़र से देखा, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान ने उसकी झुंझलाहट को पिघला दिया। शायद, उसने स्वीकार किया, लेकिन हंसी से अनुबंध सुरक्षित नहीं होगा। इसके अलावा, कौन जानता है कि उसके ड्रेक से हमें किस तरह का स्वागत मिलेगा। मैंने सुना है कि यह बात करता है, ऐसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने स्वामी के प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण को पसंद नहीं करेंगे। इस तरह जल्दी पहुंचकर अपनी ईमानदारी दिखाने की कोशिश करना भी उसका पक्ष जीतने का एक प्रयास था। लेकिन अब जिस तरह से हालात हैं, वह हम पर हमला कर सकता है। एरिक्स के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। अब यह एक ऐसा दृश्य है जिसे देखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। शीर्षकों की कल्पना करें, नए समनकर्ता ने शीर्ष गिल्ड पर नरक का प्रकोप फैलाया। आर्या ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। ऐसी किसी चीज़ के बारे में मजाक भी मत करो, एरिक्स। हम यहाँ एक विशाल क्लास ड्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। हमें इस स्थिति को सम्मान और पेशेवरता के साथ देखने की ज़रूरत है। ठीक है, एरिक्स ने हाथ हिलाकर कहा, उसकी आंखों में अभी भी उत्साह था। तो फिर मास्टर प्लान क्या है?
हम कैसे सुनिश्चित करें कि यह बच्चा दूसरों के बजाय ब्लू सील्स को चुने? आर्या ने अपनी ठोड़ी पर उंगली रखी, उसकी भौं एकाग्रता में सिकुड़ गई। कुंजी, उसे शर्तें तय करने देना है। ताकत और कौशल का प्रदर्शन कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन साझेदारी, सम्मान का एक वास्तविक प्रस्ताव संभवतः अधिक महत्व रखेगा। एरिक्स ने नाक सिकोड़ी। सम्मान, हमारे जैसे शक्तिशाली गिल्ड से किसी अनजान बच्चे को सम्मान की पेशकश। चलो आर्या, यथार्थवादी बनो। आर्या ने उसकी निगाहों से निडरता से मुलाकात की। वह कोई अनजान बच्चा नहीं है एरिक्स। वह एक प्रतिभाशाली समनकर्ता है और रिपोर्टों के अनुसार एक चतुर व्यक्ति है। वह संभावित परिणामों पर विचार किए बिना ड्रेक को नहीं बुलाता। हमें उसके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कौशल ब्लू सील्स के लिए एक मूल्यवान संपत्ति हो सकता है। आप जानते हैं कि जितना अधिक मैं इसके बारे में सुन रहा हूं उतना ही मैं धीरे धीरे नाराज हो रहा हूं, लेकिन आप वास्तव में पहले कभी गलत नहीं रहे हैं, इसलिए मैं इसे अभी के लिए छोड़ देता हूं। इसके अलावा मैं आपकी बात समझता हूं आर्या, लेकिन ईमानदारी से कहें तो हर दूसरा गिल्ड यही सोच रहा होगा। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ये पूरी भर्ती बातचीत की तरह कम और नीलामी की तरह ज्यादा लगती है। अगर आप ये जानते हैं तो आप इसके खिलाफ क्यों हैं? आर्या ने अपने चेहरे पर चिढ़ भरी नज़र से पूछा। अध्याय 45, आगमन। ब्लू सील्स का चिकना क्रोम होवरक्राफ्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के एक निवास से संबंधित एक छोटे लाल और काले रंग के परिवहन के पास रुका। आर्या और एरिक्स बाहर निकले, उनके चेहरे पर अध्ययन की मुद्रा थी, फिर भी वे कुछ हद तक तटस्थ थे। सड़क के उस पार रेड फीनिक्स गिल्ड के ऑर्डेन एक उग्रलाल सुपरकार से बाहर निकले, उनकी निगाहें आने वालों पर घूम रही थीं। अच्छा एरिक्स, काफी समय से तुम्हें भर्ती के किसी भी झगड़े में नहीं देखा। एरिक्स ने एक चंचल चुटकी ली। बस एक अच्छी छुट्टी ले रहा हूं ऑर्डेन। इसके अलावा कुछ कामों के लिए क्रूर बल की तुलना में थोड़ी अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। आर्या ने सख्त नज़र से कहा, और हम यहाँ सभी को ये याद दिलाने के लिए हैं कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हालांकि शीर्ष 5 गिल्डों में से ब्लू सील्स को सबसे कमज़ोर माना जाता था, और अक्सर ऐसा होता था कि वे पहले ऐसी कई सभाओं में भाग नहीं लेते थे। ऑर्डेन ने हंसते हुए कहा, कमज़ोर है न? मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि आज आप दोनों क्या पेश करने की योजना बना रहे हैं। अचानक सन्नाटा छा गया, जिसे केवल होवर वाहनों की आवाज़ ने तोड़ा। फिर टिंटेड खिड़कियों वाली एक चिकनी काली लिमोजिन ऑर्डेन की सुपरकार के बगल में आकर रुकी। दरवाज़ा खुलते ही एकत्रित गिल्ड प्रतिनिधियों में बेचैनी की भावना फैल गई। गहरे भूरे बालों और बैंगनी आंखों वाला एक आदमी, कुख्यात ब्लैक रीपर गिल्ड का शाखा मास्टर चेंगजी, बाहर आया, पूरी तरह से उदासीनता का भाव लिए हुए। सबसे अनुभवी गिल्ड सदस्यों की रीढ़ में भी सिहरन दौड़ गई। ब्लैक रीपर्स अपनी क्रूर रणनीति और संदिग्ध व्यवहार के लिए जाने जाते थे, साथ ही संघ द्वारा बनाए गए सभी कानूनों और प्रोटोकॉल के बावजूद भी वे मानव और राक्षस तस्करी में लिप्त होने की अफवाह फैलाते थे। उनकी उपस्थिति ने अन्यथा प्रतिस्पर्धी माहौल पर एक काला बादल डाल दिया। आर्या ने एरिक्स से फुसफुसाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वही जिसकी हमें ज़रूरत थी। रीपर्स। एरिक्स ने सिर हिलाया, चीज़ें अब और भी जटिल हो गई हैं। चेंगजी ने चारों ओर देखा, उसकी नज़र दूसरे गिल्ड प्रतिनिधियों पर पड़ी, उसके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। दिलचस्प उपस्थिति। मुझे आश्चर्य है कि आप में से कौन आने वाले समय के लिए हिम्मत रखता है। ऑर्डेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी जानते हैं कि आप यहाँ निष्पक्ष लड़ाई के लिए नहीं आए हैं। चेंग की आंखें सिकुड़ गईं। निष्पक्षता एक विलासिता है जिसे कमज़ोर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अचानक शक्तिशाली इंजनों की आवाज़ हवा में भर गई। एक विशाल भारी बख्तरबंद होवरक्राफ्ट उतरा, जिस पर बर्सिकर गिल्ड का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था, एक दहाड़ता हुआ भालू। दरवाज़ा जोर से नीचे गिरा, गहरे बैंगनी बालों और चुभती लाल आंखों वाली एक महिला की आकृति दिखाई दी। बर्सिकर गिल्ड मास्टर आन्या आगे बढ़ी, उसके हर कदम से शक्ति और प्रतिष्ठा झलक रही थी। उसके बगल में एक मुंडा हुआ सिर और गंभीर भाव वाला एक विशालकाय आदमी खड़ा था, जो गिल्ड का शाखा मास्टर था, और एक दुबली पतली तीखी आंखों वाली बूढ़ी महिला, संभवतः उपशाखा मास्टर। आप सभी को यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ, आन्या चिल्लाया, उसकी आवाज़ छोटी सी सभा में गूंज रही थी। मुझे लगा कि अब तक तुम सबने अपना सबक सीख लिया होगा। केवल सबसे मजबूत को ही वह मिलता है जो वह चाहता है। एरिक्स ने आह भरते हुए कहा, वह फिर से आ गई, सबको याद दिला रही है कि बर्सिकर्स इतने मज़ा किरकिरा क्यों हैं। आर्या मुस्कुराए, उसका आत्मविश्वास ही किसी दिन उसका पतन बन जाएगा। आन्या की आंखें खुशी से चमक उठीं। सपने देखते रहो ब्लू सील्स, जब तुम जागोगे तब भी वास्तविकता बर्सिकर्स की होगी। एकत्रित प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को तीव्र निगाहों से देखा, मानो वे किसी भी क्षण एक दूसरे पर झपट सकते हों। तभी एक और चिकना वाहन, यह एक झिलमिलाता चांदी का वाहन था, बर्सिकर परिवहन के बगल में शान से उतरा। सफ़ेद बालों और ठंडी चांदी की आंखों वाला एक युवक बाहर निकला, उसके पीछे एक लंबी नीली बालों वाली महिला थी जिसने चश्मा पहना हुआ था।
यह कोई और नहीं बल्कि यूतो तसुकुमो था, जो व्हाइट कॉमेट गिल्ड का गिल्ड मास्टर था और अपने उपनाम मिस्टर के लिए कुख्यात था। अमर, अपनी युवा उपस्थिति के बावजूद जो उसे उसकी पूर्ण उत्थान प्रतिभा द्वारा प्रदान की गई थी, यूतो वास्तव में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य था। उसकी उम्र उसकी अद्वितीय क्षमता से छिपी हुई थी। यूतो की निगाह भीड़ पर घूमी, प्रत्येक गिल्ड नेता पर कुछ देर के लिए रुकी। मैं देख रहा हूं कि हमने काफी भीड़ इकट्ठा कर ली है, उसने टिप्पणी की। उसकी आवाज़ शांत और समान थी। मुझे विश्वास है कि हम सभी एक ही कारण से यहाँ हैं। आन्या ने अपनी बाहें पार करके मुस्कुराते हुए कहा, बेशक सर सुकुमो, हम सभी एक ही पुरस्कार चाहते हैं। सवाल यह है कि इसे कौन प्राप्त करने जा रहा है। यूतो की आंखें चमक उठीं। युवाओं, प्रार्थना करो कि तुम सब याद रखो, ये केवल शक्ति या चालाकी नहीं है जो इस दिन जीतेगी, बल्कि ज्ञान और धैर्य का गुण है। व्हाइट कॉमेट्स के आगमन ने सदमे की लहरें भेजी जो इकट्ठे गिल्ड प्रतिनिधियों से कहीं आगे तक फैलीं। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की निचली मंजिलों की खिड़कियां चरमरा उठीं, जिससे हैरान चेहरों का एक समूह सामने आया। एक महिला ने अपनी खिड़की से बाहर झांका, जिसकी आंख पर एक मोनोकल लगा हुआ था। भगवान की कृपा हो, उसने मोतियों की एक माला को पकड़ते हुए कहा। ये सब शोर शराबा किस बात का है? हॉल के नीचे एक आदमी ने सदमे में अपना सिर खुजलाया। शीर्ष 5 गिल्ड बर्सिकर्स, रेड फीनिक्स, ब्लैक रीपर्स, ब्लू सील्स और व्हाइट कॉमेट्स के प्रतीक चिन्ह वाले होवरक्राफ्ट व्यावहारिक रूप से उनकी इमारत के सामने बम्पर टू बम्पर खड़े थे। क्या मैंने लॉटरी जीती और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी? उसने खुद को चुटकी काटते हुए कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रहा था। किशोरों का एक समूह आग से बचने के लिए इकट्ठा हुआ, उनके चेहरे पर विस्मय और उत्साह की झलक थी। यार, क्या ये असली गिल्ड हैं? मुझे लगा कि मैंने ये सब केवल समाचारों में देखा है। सच में, यह पागलपन है, एक अन्य ने कहा। उसका फ़ोन पहले से ही बाहर था, जो अपने सोशल मीडिया अनुयायियों के लिए दृश्य को कैप्चर कर रहा था। शीर्ष 5 गिल्ड सभी एक ही स्थान पर हैं। क्या हो रहा है? बर्सिकर गिल्ड मास्टर आन्या द्वारा अन्य प्रतिनिधियों को संबोधित करने के बाद बाहर का हंगामा धीरे धीरे चरम पर पहुंच गया। हमें लड़के को पकड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, इससे पहले कि पपराजी वहां जमा हो जाएं। सहमत हूं, सर, यूतो ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। लेकिन आप में से कौन इतना दयालु होगा कि उसे हमारे आने की सूचना दे? श्रीमती वतनबे ने इसे महान गिल्ड शोडाउन कहा। इसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। स्थानीय समाचार आउटलेट अपने कर्मचारियों को भेजने के लिए दौड़ पड़े, जो इस ऐतिहासिक घटना का एक अंश कैद करने के लिए उत्सुक थे। इस बीच बाहर हो रही अराजकता से बेखबर एलिस्टर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बची हुई पेस्ट्री थी। चमचमाती गाड़ियों और जमा होती भीड़ को देखकर वह उलझन में पड़ गया। क्या चल रहा है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ बढ़ते शोर के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। गिल्ड के सभी प्रतिनिधियों की सामूहिक निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। लगता है कि उसे सूचित करने की ज़रूरत नहीं है, सर, यूतो ने तुरंत बाद शांति से मुस्कुराते हुए कहा।